हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर प्रतीक ईशान बायो क्लासेस में फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सूक्ष्म जीवों के संसार का आखिरी पार्ट, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे सूक्ष्म जीव के द्वारा होने वाले रोगवाहक और उससे बचाव के तरीकों को। तो कुछ बीमारियां, सूक्ष्म जीव जो रोग फैला रहे हैं, उन रोगों को फैलने में जो मदद करते हैं रोगवाहक कहलाते हैं। और उनका संचरण कैसे होता है? वायु के द्वारा, सीधे संपर्क के द्वारा, उसके बाद भोजन के द्वारा, या मच्छर मक्खी कीड़ों के द्वारा। इन सब की चर्चा हम लोग अभी कुछ खास बीमारियों को लेकर करेंगे और उनके बचाव को कैसे किया जा सकता है उसकी चर्चा करेंगे। ये हमारा इस अध्याय का आखिरी पार्ट, इसमें हम लोग अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात आती है क्षय रोग की। क्षय रोग जीवाणुओं के द्वारा होता है, वायु के द्वारा फैलेगा। और बचाने के लिए, रोग से बचने के लिए हम लोग को, रोगी को, व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखा जाता है कि उसका संचरण अब दूसरे लोगों में ना हो पाए। तो लोगों को बचाने का ये तरीका हो गया। बाकी उनकी जो उसकी औषधि है वो चलती रहेगी। दूसरा एक बीमारी है खसरा, जो वायरस यानी विषाणु के द्वारा होगा। ये जल के द्वारा संचरण करता है और इसमें भी पुनः उसी तरह का व्यवस्था होगा। रोग से फैलने का, बचाने का उपाय, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखा जाता है ताकि वो बीमारी उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में ना फैले। चिकन पॉक्स, जो वायरस यानी विषाणु के द्वारा होने वाला ये भी बीमारी है, जो वायु और सीधे संपर्क से होगा, उसके छूने से, उस व्यक्ति के शरीर या उनके कपड़ों के संपर्क में आने से हो सकता है। तो रोगी व्यक्ति को वस्तुओं को अलग रखा जाता है। रोगी व्यक्ति के पहनने वाले कपड़े को अलग रखा जाएगा, खाने वाले बर्तन को अलग रखा जाता है, उनके रहने का स्थान एकदम अलग है और लोगों से ऐसा रखा जाता है जब तक वो ठीक ना हो जाए। इसके बाद एक बीमारी आती है पोलियो, जो वायरस यानी विषाणु के द्वारा फैलती है, जो कि काफी भयानक, लेकिन अब इसका लगभग उन्मूलन हो चुका है पूरे विश्व में। तो ये वायु और जल द्वारा ही फैलता है और उचित समय पे इसका वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण जरूरी है। अब बात आती है हैजा, जो जीवाणु द्वारा होता है, जल और भोजन के द्वारा फैलता है। तो इसमें व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। भली भांति पकाए हुए भोजन, उबला पेय पदार्थ और टीकाकरण, ये सारी चीजें उनको होनी चाहिए। टाइफाइड, जो जीवाणु के द्वारा फैलेगा, जल के द्वारा होता है। इसमें वही सारी बातें होंगी जो हम लोग हैजा में देखा हम लोगों ने, यानी व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पकाए भोजन को करना, उबला पेय जल और टीकाकरण। अब हम लोग बात करते हैं हेपेटाइटिस ए, जो वायरस के द्वारा होगा, जल के माध्यम से फैलेगा। उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना चाहिए और इसका वैक्सीनेशन होना चाहिए। और मलेरिया, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के चलते जो फैलता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होगा। तो इसमें हम उससे बचने के लिए हम लोग को मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग करना चाहिए, कीटनाशक का छिड़काव, और मच्छर के प्रजनन को रोकने के जल के किसी भी स्थान पर एकत्रित ना होने दें और समय समय पर वहाँ ब्लीचिंग पाउडर और केरोसिन ऑयल का छिड़काव होना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई हम लोग जंतुओं में, हम लोग आपस में मनुष्य में होने वाले बीमारियों की चर्चा कर ली हम लोगों ने। अब पौधों तथा जंतुओं में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा रोग होता है। जैसे हम लोग गन्ना, संतरा, नींबू, टमाटर इत्यादि सब बहुत सारे रोग हैं जो इन सब में फैलते हैं। तो सूक्ष्म जीव के द्वारा रोग सिर्फ मनुष्यों को नहीं, पेड़ पौधों को भी हो सकते हैं। तो अगर उनमें से कुछ पेड़ पौधों को हम लोग बात करें, जैसे गेहूं का रस्ट रोग, तो ये कवक के द्वारा, वायु एवं बीज के द्वारा फैलता है। नींबू का कैंसर, ये जीवाणु द्वारा होता है, वायु के द्वारा फैलता है। भिंडी का पीत रोग वायरस के द्वारा होगा, कीटों के द्वारा फैलता है।
एक बीमारी और जो जंतुओं को जंतुओं से होता है, या एक जंतु को दूसरे जंतुओं द्वारा फैलता है, यानी एक जानवर को दूसरे जानवर में फैलने की बीमारी, एक नाम आता है उसमें एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो है जीवाणु बैसिलस के द्वारा होगा एंथ्रेक्स रोग। इसमें क्या होता है, एक एंथ्रेक्स रोग से ग्रसित जानवर अगर उसका कहीं कहीं घाव है, वो दूसरे जानवरों के साथ रगड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है या उसके साथ रह रहा है, तो दूसरे जंतु के घाव के संपर्क में उसका घाव आता है, तो एंथ्रेक्स जीवाणु दूसरे जानवरों में चला जाएगा, शरीर के अंदर प्रविष्ट कर जाता है। इस तरह से एंथ्रेक्स आसानी से फैलता है, क्योंकि जानवर हमेशा झुंड में रहते हैं और झुंड में रहने के कारण आसानी से ये बीमारी फैलता है। एक बीमारी आता है खुर और मुंह का रोग, जानवरों में कॉमन है, हमेशा मुंह नाक से पानी आना, ये FMD बीमारी कहते हैं, फूट एंड माउथ डिजीज। और ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है FMDV, फूट एंड माउथ डिजीज वायरस। तो ये जानवरों में आसानी से देखा जाता है। अब हम लोग आते हैं खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग जिसको कहते हैं। खाद्य विषाक्तता में क्या होता है कि खासकर गर्मी और बरसात के समय में जब हम लोग देखते हैं, तो भोजन को अगर सही तरीके से ना रखा जाए, गर्म करके ना रखा जाए, तो क्या होता है, इसमें सूक्ष्म जीव लग जाते हैं, लगने के कारण उसमें खट्टापन आ जाता है, एक दुर्गंध आने लगती है। तो इसका सीधा अर्थ है कि उसमें जीवाणुओं का अटैक हो चुका है, उसमें जीवाणु लग चुके हैं, अब वो खाद्य पदार्थों को खराब कर रहा है और वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी हम लोग उसको ग्रहण करते हैं, तो हम लोगों को वमन, जिसको उल्टी आना बोलते हैं, डायरिया होना, लूज मोशन जिसको कहते हैं, ये होना शुरू हो जाएगा और हम लोग काफी कमजोरी के शिकार हो जाएंगे। अगर यही अधिकता हो गई इस बीमारी की, तो लोग इसमें मरने भी लगते हैं, लोगों की जान भी जा सकती है अगर इस पर सही ढंग से उपाय नहीं किया गया। इसलिए हमें खाद्य विषाक्तता से बचना चाहिए, फूड पॉइजनिंग से बचना चाहिए। ये खाद्य संदूषण के चलते होता है, इसलिए हमेशा हम लोगों को खाद्य पदार्थों को ढक कर रखना चाहिए। अब आता है एक बात, खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण क्या होता है कि खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक हम लोग कैसे बचा के रख सके। तो उसके लिए हम लोग नमक, चीनी, सिरका, इन सब का इस्तेमाल होते हैं हम लोग घरों में हम लोगों ने देखा होगा। जैसे सूक्ष्म जीव अगर उसको बचाने का तरीका अपनाएं, तो खाद्य पदार्थ में सूक्ष्म जीव लग जाएंगे, तो आसानी से वो खराब हो सकता है। तो हम लोगों को लंबे समय तक कुछ खाद्य पदार्थों को चलाना होता है, एक बार बन गया वो साल 2 साल तक चलते रहते हैं। तो कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी है, जैसे हम लोगों ने देखा होगा घरों में अचार को बहुत लंबे समय तक रखना है, साल 2 साल तक, तो उसको रखने का तरीका है। कुछ खाद्य पदार्थों को 7 दिन, 5 दिन, 4 दिन भी रख सकते हैं, जैसे साग सब्जियों को, तो उसको हम लोग फ्रिज में रखते हैं, जिससे कि ठंडा वातावरण में सूक्ष्म जीव पनपे नहीं और खराब होने से बच जाए। अब जैसे दूध है, दूध को हम लोग कम समय में दिन भर में खत्म करना होता है, 1 से 2 दिन में, तो उसको बार बार गर्म करते हैं, सूक्ष्म जीव उसमें डेवलप ना करें। लेकिन अब हम लोग उसको नहीं, अगर इस तरह के हम लोग व्यवस्था को अपनाएंगे, तो हमारा खाद्य पदार्थ खराब होगा और हम लोगों को दुष्प्रभाव भी पड़ेगा और हम लोगों की आर्थिक हानि भी होगी। अच्छा, इसका हम लोग अब बात करें कि निर्जलीकरण द्वारा भी, अब हम लोग पहला आता है निर्जलीकरण द्वारा हम लोग क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करते हैं। तो होता क्या है, कुछ खाद्य पदार्थ जैसे मौसमी सब्जियां हैं, उनको अगर हम लोग मौसम के बाद खाना चाहें, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को धूप में सुखा दिया जाता है, यानी उसकी नमी निकाल दी जाती है, उसको डिहाइड्रेट कर दिया जाता है। डिहाइड्रेट मतलब पानी का निकल जाना, जिसको निर्जलीकरण कहते हैं इस प्रक्रिया को। अगर फूल गोभी है, उसको धीरे धीरे सुखा दिया गया, उससे पूरी तरह से पानी निकल गई। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी सीलबंद बर्तन में उसको रख दिया जाता है, जिसमें वायु और सूक्ष्म जीव का प्रभाव ना पड़ सके, तो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा और सीजन के बाद भी हम लोग उसको खा सकते हैं। या वैसे स्थानों में इसका इस्तेमाल होता है जहां सब्जियां नहीं उपजती हैं उस तरह की, तो सीलबंद उसमें हो गया। मौसमी फल सब्जियों को रखा भी जा सकता है
अच्छा, अब उसके बाद रसायन का भी प्रयोग करते हैं हम लोग खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। और ऐसे खाद्य पदार्थों को, जो खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने में जिस रसायन का प्रयोग होता है उसको हम लोग परिरक्षक कहते हैं। खाद्य पदार्थ फिर से हम लोग समझेंगे, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए जिस रसायन का उपयोग करते हैं उसको परिरक्षक कहेंगे। तो जैसे जैम, जेली आदि बनाते समय सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आदि का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैम, जेली सब जो हम लोग खाते हैं, बाजार में कई नामों से ये उपलब्ध है, तो उनको हम लोग खाने के लिए ये सालों साल हम लोग इसको रख करके इस्तेमाल कर सकते हैं, और घरों में भी बनाया जा सकता है। अब इसके बाद आता है नमक और चीनी का। ये भी बहुत ही अच्छे परिरक्षक हैं। कुछ मीठे अचारों में चीनी मिलाया जाता है। ज्यादातर सामान्य तौर पर जो अचार हमारे घर में बनाई जाती हैं उसमें नमक मिलाया जाता है। ये लंबे समय तक सूक्ष्म जीवों से बचा करके परिरक्षक के रूप में काम करते हैं और हमारे अचार और इन सबको वो सुरक्षित रखते हैं। जेली है, स्क्वैश है, इन सबको बचा कर रखता है। इसके बाद हम लोग बात करें तेल और सिरका की। तेल और सिरका ये भी बहुत ही बेहतरीन परिरक्षक के रूप में काम आते हैं। जैसे हम लोग घर में देखते हैं अचारों में, और अचार में तेल या सिरका का भी इस्तेमाल होता है। तेल के साथ भी सिरका का इस्तेमाल होता है। ये सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने से या लगने से रोकते हैं, जिसके चलते ये सालों साल सुरक्षित रहते हैं। अच्छा, गर्म और ठंडा करके। किसी भी खाद्य पदार्थ को बहुत ज्यादा गर्म करके हम लोग अगर रखें तो वो सुरक्षित रहेंगे, या उसको बहुत ही ज्यादा ठंडा कर दिया जाए तो भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा और बहुत ही कम दोनों ही तापमान पे सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते हैं और निष्क्रिय रूप में होते हैं, चाहे मर जाते हैं। दो में से एक, चाहे वो निष्क्रिय भी होंगे, चाहे वो वृद्धि नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से खाद्य पदार्थ हमारा सुरक्षित होगा। एक प्रक्रिया है पाश्चरीकरण, जो फ्रेंच वैज्ञानिक लुईस पाश्चर द्वारा डेवलप किया गया था। उन्होंने बताया था कि जैसे दूध को परिरक्षित करने का सबसे बेहतरीन तरीका, जिसको पाश्चराइजेशन कहते हैं, पाश्चरीकरण, ये विधि अपनाया जाए तो दूध को सुरक्षित रखा जाएगा एक लंबे समय तक। तो उसमें करना क्या होता है, दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकेंड तक। फिर से हम लोग इस बात को दोहराते हैं, दूध को हम लोग गर्म करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए, और फिर उसको तुरंत ठंडा किया जाता है। और ठंडा करने से दोनों ही हालत में सूक्ष्म जीव पूर्णतः खत्म हो जाते हैं, गर्म होने पर भी और ठंडा होने पर भी। तो ये प्रक्रिया पाश्चराइजेशन कहलाई, लुईस पाश्चर द्वारा, जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे। तो ये पाश्चराइजेशन भी हम लोग समझ गए। अब भंडारण और पैकिंग। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का प्रयास हम लोग करते हैं, जिसमें पैकिंग की भी बहुत अहम भूमिका होती है। उसको हम लोग वायुरोधी बर्तनों में या सीलबंद बर्तनों में रखते हैं, बोतलों में रखते हैं, जार में रखते हैं, या बड़े बड़े कंटेनर में रखते हैं जो सीलबंद हो, वायुरोधी हो। सॉरी। अच्छा, इसके बाद हम लोग कहते हैं खाद्य परिरक्षण के लाभ भी हैं। इसे खाद्य पदार्थों के बर्बादी को रोका जा सकता है, खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों की गुणवत्ता बरकरार रहती है। बिना मौसम के या दूर दराज के स्थानों पर इसको आसानी से पहुंचाया जा सकता है और बिना खराब हुए। अब एक उसके बाद एक पॉइंट हम लोगों ने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पढ़ा था, उसको हम लोग फिर से अभी समझेंगे। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या फिक्सेशन जो कहते हैं, नाइट्रोजन का हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस अगर कोई है तो नाइट्रोजन है, और उसका हमारे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव है। और चारों तरफ से हम नाइट्रोजन के यौगिकों से और नाइट्रोजन के प्रभाव से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, लेकिन सीधे सीधे नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते, उसको कंपाउंड यानी यौगिक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो खुद नहीं कर सकते, चाहे दो ही तरह से, सूक्ष्म जीवों के द्वारा चाहे या तड़ित के द्वारा, तड़ित करंट जिसको कहते हैं, तो उसके द्वारा यौगिक बनाया जाता है। और दूसरा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, जो एक जीवाणु होता है, हमारे बच्चे पहले से बता सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में इसकी चर्चा की है। उसको कहते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, यानी नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो होगा हमारे सूक्ष्म जीव जिसका नाम है राइजोबियम, उसके द्वारा होता है।
जो दलहन पौधों की जड़ों की गांठ में होता है वो वायु से या मिट्टी में जो गैस है नाइट्रोजन उसको अवशोषित करके यौगिक बनाता है, और वो पौधे फिर उस नाइट्रोजन यौगिक को लेकर के दलहन पौधों के में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो पेड़ पौधों में संश्लेषण करने से प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा हो गया, इसलिए हम लोग को दलहन पौधों से या दलहन खाद्य पदार्थों से प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा मिलता है। तो इसलिए दलहन पौधों प्रोटीन के लिए हमारे लिए राइजोबियम का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, हम लोग नाइट्रोजन चक्र की चर्चा करेंगे कि नाइट्रोजन चक्र क्या है भाई। आखिर नाइट्रोजन मिट्टी में आया फिर तो वायुमंडल में जाना चाहिए, तभी तो बैलेंस बना हुआ रहेगा। ये 76% लगभग नाइट्रोजन अपना कवर किया रहता है एक पूरे चक्र के द्वारा। एक पूरे चक्र को समझेंगे हम लोग, जैसे प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, पर्णहरित आदि सब में जरूरत होती है नाइट्रोजन की। अच्छा, दलहन पौधों की जड़ में की ग्रंथियों राइजोबियम की चर्चा कर चुके थे। नीला हरा शैवाल ये भी वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर के उसका यौगिक बनाकर तैयार कर देता है और मृदा में उसकी भरपूर मात्रा को भर देता है, और हम लोगों को दलहन पौधे या अन्य खेतियों में भी उसका इस्तेमाल हो पाता है, उसका फायदा मिल पाता है। अच्छा, इसके बाद जीव जंतुओं के अवशिष्ट से मिट्टी में फिर से नाइट्रोजन चला गया यौगिक, और सूक्ष्म जीव उस यौगिक को पुनः तोड़ के नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग नाइट्रोजन चक्र को अगर हम लोग समझे तो दो तीन तरह से हम लोग समझ सकते हैं, या उसका 2-3 चक्र हम लोग बना सकते हैं। हम लोग बात करें अगर वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में है तो ये नाइट्रोजन सब तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा, मिट्टी में ये यौगिक के रूप में आ जाएंगे, और इसका इस्तेमाल फिर सूक्ष्म जीव करेंगे यौगिक तोड़ने में, तोड़ करके फिर से उसको क्या करेंगे गैस में बदल के फिर वातावरण में चला जाएगा। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, वायुमंडल में नाइट्रोजन है, तड़ित द्वारा वो यौगिक बन गया, मिट्टी में आ गया, इसका इस्तेमाल पौधे करेंगे, पौधों का इस्तेमाल अवशोषण करते हैं पौधे, उपयोग कर लिए, और उसको जंतुओं और पौधों द्वारा उसको खा लिया जाता है। यानी अब वो नाइट्रोजन यौगिक चला गया हम लोगों के या दूसरे अन्य जानवरों के शरीर के अंदर। अब उसका उत्सर्जित वेस्ट पदार्थ मलमूत्र बाहर आया, वो मलमूत्र क्या होता है मिट्टी में जाएगा। अब मिट्टी में आने के बाद फिर से नाइट्रोजन सूक्ष्म जीवों के द्वारा वो यौगिक टूट करके फिर से गैस के रूप में वायुमंडल में जाएगा। एक अगर इस तरह से और कह सकते हैं, वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन गैस है तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन जीवाणुओं के द्वारा, हरा शैवाल के द्वारा इसका स्थिरीकरण होता है, और जीवाणु द्वारा स्थिरीकरण नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित होकर के फिर मिट्टी में आती है, और वो फिर पौधों द्वारा ग्रहण होगा, जंतु हम लोग उसको खा सकते हैं। खाने के बाद हमारे मलमूत्र से फिर से वो मिट्टी में आएगी, मिट्टी में वो जब मौजूद सूक्ष्म जीव पुनः उसको नाइट्रोजन गैस में बदल करके वायुमंडल में पहुंचा देते। इस तरह से बार बार ये चक्र चलता रहता है। तो हमारा नाइट्रोजन चक्र खत्म हो गया। सूक्ष्म जीवों के संसार का आपके क्लास 8 के चैप्टर में हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया, और अगले अध्याय में अब हम लोग पढ़ेंगे हम लोग उसका जैव विविधता अगला चैप्टर है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोगों का काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। अब काफ़ी बच्चे हम लोगों से जुड़ रहे हैं ईशान बायो क्लासेस से। काफ़ी बच्चों को मैं ऑनलाइन पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, लोग पढ़ रहे हैं, उनका फ़ायदा ले रहे हैं। मुफ्त, एक भी पैसा आपको पेड नहीं करना है इस क्लास के लिए। तो बिहार के किसी भी जिला से कहीं से भी बच्चे मुझसे जुड़ सकते हैं। बिहार बोर्ड के क्लास 8 के बच्चे, अभी क्लास 9 का भी हम लोग अब कुछ एक से 2 महीने में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नया बैच, जो बायोलॉजी का स्पेशलाइज बायोलॉजी के लिए हम लोग शुरू करेंगे। तो ईशान बायो क्लासेस में आपका काफ़ी सहयोग मिल रहा है, काफ़ी बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, और लगता है भविष्य में मुझे इसको पढ़ाने के लिए इसको बड़ा रूप मुझे देना होगा। और भी बच्चे अगर जुड़ना चाहते हैं मुझसे तो मेरे मोबाइल नंबर 9570965351 पर आप हाई लिख करके अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, कौन से स्कूल से हैं आप लिख दें। मैं आपको अपने इस बायो क्लासेस में आपको ऐड कर दूंगा। ऑनलाइन क्लास आप मेरे साथ कर पाएंगे उचित समय पर, जो मैं आपको बताऊंगा। जो क्लासेस अभी क्लास 8 के चालू हैं। ओके, थैंक यू।